आइए दोस्तों बात करते हैं आज 7 सितंबर 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को फटाफट से जानते हैं। मोदी सरकार की तरफ से कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आपको बताऊंगा, मौसम समाचार भी जानेंगे और कोरोना वायरस के अपडेट्स भी जानेंगे। अच्छा दोस्तों, कोरोना की जब बात हो रही तो आपको पता ही होगा बॉलीवुड के एक और स्टार अर्जुन कपूर भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि मेरा कर्तव्य है मैं आप सभी को बताऊं कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया हूं और हालांकि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मेरे अंदर इसके कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद को आइसोलेट और होम क्वारंटीन कर रखा है। बहुत जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा भी कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मोदी सरकार की घोषणाओं को भी जानेंगे, एक एक करके सभी खबरों को फटाफट से देखते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। बात करें सबसे पहले आज के अपडेट की, खबर देख पा रहे कि इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। 69,000 पेट्रोल पंपों पर अब मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे देश में सरकार अब 69,000 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने की प्लानिंग बना रही है, जिसके जरिए की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इस कारण से नहीं खरीदते हैं कि आसानी से इसको कहीं आसपास चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलती है, इसका चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता, राइट। लेकिन सरकार लोगों की इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब देश भर में 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार कर रही है। तो ये अच्छी बात है, वाकई में गवर्नमेंट की प्लानिंग है। चलिए अगला अपडेट है, TCS रूरल एरिया में डिजिटल टीचर्स तैयार करेगी। लॉन्च किया 15 दिन का फ्री कोर्स। जी हाँ, कोरोना वायरस के डर से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। ऐसे में टीचर्स को अब ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है और इससे बड़ी संख्या में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में यानी कि रूरल एरिया के टीचर्स को अपने तकनीकी कौशल को लेकर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे गाँव के टीचर्स जो है ना, जो पुराने जमाने के हैं, वो आज टेक्नोलॉजी में नहीं समझते हैं। उनको पता नहीं कि आखिर किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, किस तरह से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है और फिर कैसे ऑनलाइन कैमरे के सामने पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह। तो इन सब की समस्याओं को देखते हुए IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ना TCS, उसने एक स्ट्रेटेजिक यूनिट TCS ION करके टीचर्स डे के ऊपर करियर एज डिजिटल टीचर नाम से एक खास कार्यक्रम पेश किया। और ये 15 दिन का एक कोर्स होगा जिसमें रोज टीचर को 1-2 घंटे देने पड़ेंगे। बिल्कुल फ्री कोर्स होगा जिससे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आखिर कैसे ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है वगैरह वगैरह, है ना। तो अच्छी बात है, इससे एटलीस्ट गाँव के एरियाज में भी ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगी। चलिए अगली खबर है कि JEE एडवांस 2020 की परीक्षा स्थगित यानी कि पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन अब इस तारीख को एग्जाम होगा। दरअसल JEE नीट एग्जाम वगैरह को लेकर कितना कुछ मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फाइनली एग्जाम तो होने ही है। और ऐसे में दोस्तों पहले JEE एडवांस का एग्जाम जो कि 23 सितंबर 2020 को आयोजित होना था, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब ये परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होगी, लेकिन होगी जरूर। इसकी कुछ और महत्वपूर्ण तारीखें भी आप देख सकते हैं। JEE एडवांस का रिजल्ट आने की तारीख यहाँ 5 अक्टूबर टेंटेटिव डेट्स हैं और इसके अलावा भी आप ऑफिशियल JEE एडवांस के वेब पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि लॉकडाउन में बुक कराई गई फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात की जानकारी दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों फ्लाइट के टिकट अगर आपने बुक कराई थी लॉकडाउन के दौरान तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। किस किस टाइम पीरियड में, तो 25 मार्च से लेकर 3 मई तक के जो फ्लाइट टिकट बुक किए और अगर आप चाहते हैं कि आपका टिकट कैंसिल हो जाए तो आपको पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया है। DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अगली खबर है कि आज से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो। DMRC ने सफर करने वालों को कुछ सेफ्टी टिप्स भी दिए। वैसे दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से ही मेट्रो सर्विसेज हमारे देश में वापस शुरू होने जा रही है और इसी दौरान DMRC ने यात्रियों को कुछ सुरक्षा टिप्स दिए हैं। एक तो आपको मेट्रो यात्रा में सफर करने के दौरान यात्रियों से कम बातचीत करनी है, कम बोलने की सलाह दी गई है। जितना कम सामान जरूरी हो उतना ही आप मेट्रो में यात्रा करने के दौरान ले जाएं। बाकी जो बेसिक बात है आपको बताइए, मास्क जरूर लगाना है, हाथों वगैरह को सैनिटाइज करें जरूर उतरने और चढ़ने के बाद, और मेट्रो में सफर करने के दौरान 15 से 30 मिनट तक ज्यादा टाइम लेकर चलने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके जरूर रखना होगा, तभी आप मेट्रो सर्विस का फायदा ले पाएंगे यानी कि मेट्रो में यात्रा कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही तो और एक बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए कि 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का भी इंडियन रेलवे ने एक और प्लान बनाया है। अनलॉक 4 के तहत देश में ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ढील दी गई है। वहीं अब भारतीय रेलवे भी धीरे धीरे ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर रहा है। रविवार को पश्चिम रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे ने 12 सितंबर से अतिरिक्त 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने का ऐलान किया, तो ये भी राहत की बात है। अच्छा, रेलवे में एक बदलाव ये भी दोस्तों कि अब सप्ताह में 3 बार चलेगी देवलाली मुजफ्फरपुर किसान रेल। बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया। लिंक किसान रेल के भी फेरे बढ़ेंगे यानी कि इसके रूट के जो चक्कर है वो बढ़ेंगे और बाकी इस रूट पर तो अब सप्ताह में 3 बार चलेगी ये ट्रेन, है ना। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें दौड़ने जा रही है। यहाँ पर भी आपको कुछ खास बातों को जरूर ध्यान रखना है, सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना है। देश में कई जगहों पर 7 तारीख से मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेनें शुरू होने
होने जा रही है। ऐसे में आपको जरूर सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, अगरबत्ती बनाने वाले 6500 कारीगरों के लिए अच्छी खबर है, सरकार उनको ऑटोमेटिक मशीनें देगी। जी हाँ, करीब 1 महीने पहले आपको पता होगा मोदी सरकार ने ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत अगरबत्ती बनाने वालों के लिए एक खास प्रोग्राम का ऐलान किया था और इसके बाद से इस प्रोग्राम के साइज और लाभार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसकी कुल साइज 2.5 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अब अच्छी बात ये दोस्तों की सरकार जो है ना, अगरबत्ती उद्योग करने वाले कारीगरों को ऑटोमेटिक मशीनें देने की प्लान बना रही है, ताकि इन छोटे छोटे ग्राम उद्योग करने वाले कारीगरों की कमाई बढ़ सके और सरकार को भी जनता की सेवा करने का मौका मिल सके, है ना। तो इसीलिए कारीगरों को ऑटोमेटिक मशीनें बांटी जाएगी, अच्छी बात है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, फ्लाइट में यात्रियों को मिलेगा डिस्पोजेबल ईयरफोन। इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के इस काल में आपके फ्लाइट सफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए कि यात्रियों को फ्लाइट में सफर के दौरान मनोरंजन के लिए दिए जाने वाले ईयरफोन डिस्पोजेबल होने चाहिए। अगर यात्रियों को हेडफोन दिया जाता है तो हेडफोन को अच्छे से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के इस तरह के ईयरफोन होंगे जिनको आप एक बार सफर के दौरान काम में लिए और फेंक दिए, यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल की तरह चाय पी और फेंक दिए, है ना। चलिए अगला अपडेट है, अब सोच समझ कर आप ट्रांजेक्शन करें क्योंकि छोटे और रोजमर्रा के खर्चों पर भी IT डिपार्टमेंट की नजर है। दरअसल दोस्तों, अगर आपकी अच्छी खासी कमाई और आप इनकम टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जरा सावधान। अब आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी सोच समझ कर करें, क्योंकि बड़े ट्रांजेक्शन के साथ साथ छोटे और मझले ट्रांजेक्शन पर भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर काफी ज्यादा है। उसका हिसाब किताब रखना भी जरूरी है, क्योंकि पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जैसे कि क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए का खर्च या 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद, बैंक में 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट, इन पर ही होती थी। लेकिन अब रोजमर्रा के खर्चों पर भी IT डिपार्टमेंट नजर रख रहा है। सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर एजुकेशन फीस का भुगतान करते हो, या 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल का भुगतान करते हो, 20,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हो, होटल में 20,000 से ज्यादा का खर्चा करते हो, या टीवी, गुड्स वगैरह, फ्रीज अगर कोई सामान खरीदते हो, 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग करते हो, तो इन सारी चीजों पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस वगैरह भेज सकता है अगर आप ITR रिटर्न सही तरीके से सही समय पर नहीं भरते हो तो, है ना। अगली खबर है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वाइस चांसलर का आज सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लागू की थी, राइट, और इस पर आज एक सम्मेलन भी होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके परिवर्तनकारी प्रभाव के विषय पर आयोजित होने वाले राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी संबोधित करेंगे। PM मोदी ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। अब देखना ये होगा बड़ा ही दिलचस्प दोस्तों कि आखिर हमारे देश में नई एजुकेशनल पॉलिसी कब से लागू होती है और इस सम्मेलन में इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या और खास हाईलाइट्स और बदलाव किए जाते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा ना, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा दिन में कंप्लीट सम्मेलन का लाइव भाषण, स्पीच, पूरी जानकारी। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। फिलहाल अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट आप देख पा रहे कि केंद्र जो है ना वो 26 सरकारी कंपनियों में बेचेगा हिस्सेदारी। 23 PSUs के निजीकरण को मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी। दरअसल इकोनॉमी स्लोडाउन यानी कि आर्थिक सुस्ती को लेकर पहले से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट के बीच अब सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है, यानी कि बोले तो उनका सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स और हाइलाइट्स, ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी 26 कंपनीज हैं। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड वगैरह वगैरह, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कई सारी कंपनियां हैं जो कि सरकारी हैं लेकिन वो एज पूरी तरह से प्राइवेट होने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मध्य प्रदेश सरकार देगी 1,32,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि। दरअसल MP में जिन जिन भी लोगों को बाढ़ से उनके मकान को ज्यादा नुकसान हुआ ना, उनको वापस रिपेयर करने और अच्छा बनाने के लिए सरकार 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि तो ये देगी, ठीक है ना। इसके अलावा 1 लाख रुपए राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्राविधान के तहत दिए जाएंगे और मनरेगा के अंतर्गत 20,000 रुपए मजदूरी के दिलवाए जाएंगे। 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ये प्लानिंग बना रही है। इसी तरह से किसानों के लिए पशु शेड बनाने के लिए 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी सरकार देगी। अनाज और बर्तनों को पहुंचे नुकसान की पूर्ति के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को देर शाम बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि दिए जाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। तो कुल मिलाकर के MP राज्य में जो बाढ़ आए उनके हालातों को वापस सुधारने के लिए सरकार अलग अलग कामों के लिए लोगों की सहायता करने जा रही है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा कि कर्ज लेने वालों को यानी कि जिन्होंने लोन लिया हुआ उनको जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक कोई बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। दरअसल CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक इंटरव्यू में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक लोन मोरेटोरियम की अवधि को 3, 6 या 12 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच उधार लेने
वालों को रीपेमेंट में और भी परेशानी को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक ने लेंडर्स को अनुमति दिया था कि वो 3 महीने की EMI पर लोन मोरेटोरियम की सुविधा दें, और सरकार ने भी 31 अगस्त तक सुविधा दी थी लोन मोरेटोरियम की, राइट। अब उस पर 10 तारीख को और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखते हैं क्या नया फैसला आता है। मैं आपको अपडेट बता दूंगा बैंक लोन को लेकर जो कोई भी खबर आएगी जानेंगे अपन जरूर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं खेल समाचार को लेकर। एक तो IPL का शेड्यूल देखिए जरा कि पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई और चेन्नई के बीच होगा। फाइनल पहली बार रविवार को नहीं होगा। दुबई में 24 और अबू धाबी में 20 मैच होंगे। UAE में कुल 53 दिन IPL मैच चलेगा। BCCI ने रविवार को IPL सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना दौर में IPL बगैर दर्शकों के UAE में 19 सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर यानी मंगलवार को होगा। शेड्यूल के हिसाब से दुबई में 24 मैच, अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12 मैच होंगे। ये कुछ IPL का शेड्यूल के लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खेल समाचार को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आजकल क्रिकेट मैच चल रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी हार मिली है। इंग्लैंड ने जीती T20 सीरीज। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड ने लगातार दूसरा मैच जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अपराजय बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने T20 सीरीज पर भी अपना कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की जीत में टीम के ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वाकई में ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था, राइट। और एक खबर ये दोस्तों की 13 सीजन में IPL का जो 13 सीजन है उसमें चौथी बार मुंबई और चेन्नई के बीच होगा पहला मैच। मुंबई में सबसे ज्यादा 7 ओपनिंग मैच खेलने वाली टीम बनने जा रही है। मुंबई जो है ना वो 7 ओपनिंग मैच रखने वाली सबसे ज्यादा की टीम बनने जा रही है। तो ये कुछ खेल समाचार को लेकर अपडेट्स हैं। IPL के लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताता रहूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा की, इंटरनेट बैंकिंग से पहली शॉपिंग पर 1 साल की पेटीएम मेंबरशिप फ्री मिल रही है आपके पास 10 सितंबर तक का मौका। जी हाँ, दरअसल ICICI बैंक और पेटीएम ये दोनों मिलकर अपने कस्टमर के लिए एक खास ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर्स हैं और उसके नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर देना तो आपको इस ऑफर का फायदा मिलेगा। इस ऑफर में अगर आप ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पेटीएम फर्स्ट का 1 साल का मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसका फायदा लेने के लिए कुछ नहीं करना, आपको किसी भी वेबसाइट ऐप पर चेकआउट के दौरान पेमेंट ऑप्शन में ICICI की नेट बैंकिंग चुननी है और बाकी आप इस ऑफर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करें अगले अपडेट में। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर खबर देख पा रहे रिया और सोविक, जो कि रिया का भाई है, उनको आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी NCB। सोविक और मिरांडा 9 तारीख तक कस्टडी में ही रहेंगे। दरअसल दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोविक चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इसमें रिया और सोविक से ड्रग्स लेने संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपने भाई सोविक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी रिया चक्रवर्ती, ये भी NCB की पूछताछ में एक्ट्रेस ने कबूल दिया। अब धीरे धीरे रिया का सच उगल रहा, रिया की कुछ और अनकही बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी भी CBI और NCB लगातार अपनी काम पर जारी है सुशांत सिंह राजपूत केस की तह तक पहुंचने के लिए। रिया ने कबूल कर लिया सुशांत के घर पर ड्रग्स आने की बात, लेकिन फिलहाल कुछ और सवालों पर रिया ने चुप्पी साधी हुई है। बहुत जल्द उम्मीद है हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय भी जरूर मिलेगा। अगली खबर में मौसम समाचार को लेकर अपडेट देख पा रहे कि संपूर्ण भारत के आज 7 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो अगले 24 घंटों के दौरान एक तो केरल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्की गरज मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली, NCR समेत देश के बाकी हिस्सों में मौसम की मानसून की सुस्ती और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हल्की फुल्की गर्मी आपको महसूस होगी राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, है ना। तो ये रहे आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों में, जहां जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड के अभिनेता अर्जुन कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अर्जुन कपूर के बाद अब मलाइका भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। इंडियाज बेस्ट डांसर के प्रोड्यूसर रंजीत शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। मलाइका की जगह किसी को भी नहीं ला सकते हैं। शो का शूट बुधवार तक रोका गया। हम सबके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कोरोना को लेकर और एक अपडेट ये कि ब्राजील को पछाड़कर भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या का आंकड़ा 42 लाख के भी पार पहुंच चुका है। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या चल रहा है मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा। फिलहाल और एक खबर देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए नया खतरा है, डेंगू और मलेरिया। इसको लेकर डॉक्टरों ने भी चेताया। दरअसल दोस्तों राजधानी दिल्ली के 2 अस्पतालों में डॉक्टरों ने कोरोना के कुछ ऐसे मामले भी देखे जिनमें मलेरिया और डेंगू के लक्षण भी दिखाई दिए। डॉक्टरों का मानना कि ये चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि 2 बीमारी एक साथ ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अभी वैसे भी मौसम बरसात का चल रहा, आप मच्छर वगैरह का खास ध्यान रखें, है ना, सावधान रहें। और एक खबर है कि केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक को भी कोविड-19 का संक्रमण हो चुका। केरल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा, और एक अपडेट ये है कि भारत जो है ना दोस्तों वो अब दूसरे नंबर पर आ चुका है एक तो कोरोना में कुल। और ऐसे में भारत के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो 24 घंटों
में रिकॉर्ड तोड़ 91,000 से भी ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 42,02,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 8,82,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 32,47,000 से भी ज्यादा लोग तो ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या 71,687 से भी ज्यादा हो चुकी है। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आंकड़ा अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरी दुनिया भर में 2,69,00,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 8,80,000 से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये रहा कोरोना का ताजा आंकड़ा। और आइए बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए एग्जाम शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट क्लास से इसकी पढ़ाई वगैरह होगी। जहां कोरोना काल के अनलॉक 4 में अन्य कामकाजों की तरह एजुकेशन सेक्टर भी अपनी राह पर लौटने में जेईई नीट एग्जाम ने इसकी शुरुआत कर दी है। हरियाणा की चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए एग्जामिनेशन शुरू कर दिए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल करने का फैसला भी लिया है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप admission.hau.ac.in पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और एक अपडेट है कि 20 लाख किसानों और कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ेगा नोट ऑन मार्ट। आमदनी में ऐसे होगा बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस के कारण हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, राइट। और ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑनलाइन मार्केट हो, सब कुछ तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन बढ़ रहा है। और ऐसे में नोट ऑन मैप और कैलिफोर्निया की हॉस्पिटलिटी फर्म स्टेफ्लेक्सी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म नोट ऑन मार्ट लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के 20 लाख किसानों और कारीगरों को उपभोक्ताओं से सीधा जोड़ा जाएगा। और ये जो नोट ऑन मार्ट वगैरह जो है ना, ये कारीगरों और किसानों वगैरह को जरूरत के हिसाब से लोन वगैरह भी देगी। काफी कुछ सुविधाएं किसानों को इसके चलते मिलेगी। ठीक है, चलिए अगली खबर है। बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, आसमान छू रहे हैं आलू और टमाटर और प्याज के दाम। दरअसल दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर हरी सब्जियों पर भी दिखाई दे रहा है। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही बात करें तो आलू और टमाटर के दाम 50 रुपए किलो से भी ज्यादा चल रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर प्याज के भी दाम डबल हो गए। ये कुछ और रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और एक खबर है कि क्या ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना गैर कानूनी है? रेलवे ने इसका क्या जवाब दिया? दरअसल दोस्तों रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने के दौरान आपने आसपास कुछ न कुछ कभी न कभी भिखारी तो जरूर देखे होंगे, राइट। लेकिन क्या आपको पता है, जनरल नॉलेज के तौर पर ही मान लीजिए आपको जानना तो जरूरी है ना अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो, कि क्या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना गैर कानूनी है या फिर गैर कानूनी नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी चला देते, कई बार लिख देते हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगेंगे उनको जुर्माना देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर जो ये बातें की जा रही है ना, इसको लेकर रेलवे ने क्या कहा। और रेलवे का कहना है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगते हुए पाया जाता तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें इंडियन रेलवे एक्ट के सेक्शन 144 के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगते पाया जाता तो उन्हें 1 साल की जेल या 2,000 रुपए की जुर्माने की सजा भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली इंडियन रेलवे का कहना कि ऐसा हम करते नहीं है। तो ये आप रूल्स भी समझ सकते हैं और आउट ऑफ रूल्स भी मानवीयता के कारण भी समझ सकते हैं। अच्छा, और एक खबर ये दोस्तों की कल ही महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। तवांग में लोग बाग घरों से बाहर निकल गए थे क्योंकि 4 और 5 सितंबर को भी भूकंप आया था पालघर में। और यहाँ कल ही 2 बार और झटके महसूस किए गए। रविवार को महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके आए, लोग बाग घरों से बाहर आ गए थे। अच्छी बात है कि जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। और एक खबर है अलर्ट, इस बैंक से न करें कोई भी ट्रांजेक्शन वरना आपको नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक जो है ना, वो अब बैंकिंग कंपनी के रूप में नहीं रहा, ये समाप्त हो गया। ये व्यवस्था 28 जुलाई 2020 से प्रभाव में आ गई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो आइडिया पेमेंट्स बैंक जो आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक, इसके आधार पर पेमेंट करें। तो उन्हीं लोगों को धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कहा कि ऐसा कोई भी बैंक अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, आप जहां से मैं ना आए। चलिए अगली खबर है 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्जाम से जुड़ी खबर। सीबीएसई ने निकाला यह नोटिस। जी हां, सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 10वीं 12वीं के फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया। ये फॉर्म 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भरे जाएंगे। सीबीएसई का कहना है दोस्तों कि 7 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर तक जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाते वो लेट फीस के साथ 16 से 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए भी या आप अपने नजदीकी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस के तहत टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बाद। अच्छा, और एक खबर है आरआरबी एग्जाम डेट्स को लेकर। रेलवे में 1.4 लाख वैकेंसीज को भरने के लिए इस दिन शुरू होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से। कल ही दोस्तों ऑफिशियली रेल मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया था पीयूष गोयल जी की तरफ से कि रेलवे की अलग अलग श्रेणी की परीक्षाओं के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता दिया था कल परसों में ये अपडेट, लेकिन फिर से एजुकेशन अपडेट था तो इसके साथ में मैं आपको बता दूं। ठीक है, बाकी और एक एजुकेशनल अपडेट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को भी 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। और एक खबर ये कि राजस्थान में निकलने वाली 1 लाख नौकरियां सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही मिले। गहलोत सरकार इस तरह की भी तैयारियां कर रही है कि 1 लाख सरकारी नौकरियों की ऐसी भर्ती निकाली जाएगी जिसमें सिर्फ राजस्थान के ही स्टूडेंट्स भाई लोग जो है ना वो फॉर्म भर पाएंगे, ताकि पर्टिकुलर राजस्थान के युवाओं को इसका फायदा
मिल सके। अच्छा दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हो तो आपके लिए खबर है कि रूट मोबाइल का आईपीओ 9 सितंबर को खुलने जा रहा है, जिसमें 600 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग लक्ष्य है। रूट मोबाइल कंपनी है ना। इसके अलावा और एक आईपीओ आज से ही सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। ये आईपीओ हैप्पीस्ट माइंड्स आईपीओ, जिसमें प्राइस बैंड सहित कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी इसके बारे में आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईपीओ एज है दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जैसा ही होता है। एक लिमिटेड टाइम के लिए कि 6 महीने तक आप किसी कंपनी में कोई पैसा लगा रहे हो। ऐसा मान लीजिए 6 महीने साल भर के लिए आपने किसी कंपनी में रिलायंस में 1 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है ना। तो वो आईपीओ के तहत आप वो पैसा लगा सकते हो और 1 लाख के बाद आपको जो कोई भी रिटर्न मिलता है कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको 10%, 15%, 20% तक भी आईपीओ में कई बार रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा और एक खबर देखिए, एक सर्वे में पता चला दोस्तों कि लॉकडाउन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से साइबर रिस्क भी बढ़ रहा है और ऐसे में आपको जरूर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में तो भविष्य में तो साइबर क्राइम जरूर बढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, डिजिटल चीजें जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा साइबर अपराध भी बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि आज से ही हम इस वक्त से ही सावधान और सतर्क रहें, हमेशा सतर्क रहें। डायल 100। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप अपने बैंकिंग पासवर्ड वगैरह, एटीएम कार्ड डिटेल, ओटीपी, सीवी वगैरह, आपके कॉन्फिडेंशियल जानकारियां ये ना ही मोबाइल में स्टोर करें, ना ही किसी का फोन आने पर बताएं, ठीक है ना। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।